नमस्कार, स्वागत है आपका चल पर की बड़ी खबर के साथ फिर आपके सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत तेनगांव में प्रचंड जनसैलाब के साथ में राहुल गांधी की रैली संपन्न हुई है। दोस्तों बताएंगे इसके बारे में विस्तार से पूरी जानकारी और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है दोस्तों जिसमें दिल्ली में बैठी मीडिया का सर भी चकराना शुरू हो सकता है। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट इसके साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहाँ पर 83 साल के बाद एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। दोस्तों बताएंगे आपको भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई तस्वीर का क्या है पूरा मामला। वहीं गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे हार्दिक पटेल के साथ चुनाव से पहले ही बीजेपी ने कर दिया खेला। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है ये पूरा मामला। इसी के साथ में बीजेपी के नेता के द्वारा दिए गए बयान पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ी कार्रवाई की है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के कई बार के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता ने नरेंद्र मोदी को लेकर गुजरात चुनाव में बड़ा बयान देते हुए रावण से कर दी है तुलना, जिसके बाद जबरदस्त राजनीतिक बवाल देखने को मिल रहा है। वहीं पर आजम खान को वोट डालने के अधिकार से वंचित किया गया है। दोस्तों इस मामले में जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रचंड जन समर्थन इकट्ठा करते हुए जो रिकॉर्ड बना रही है इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं और गुजरात की जनता भी परिवर्तन के लिए तैयार है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया है कि जब सच्चा हो इंकलाब तब उमड़ता है जन सैलाब। क्या आप इसका समर्थन करते हैं, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ जहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 72वें दिन जबरदस्त जन सैलाब इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी ने नया रिकॉर्ड और कीर्तिमान बना दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की प्रचंड जन सैलाब वाली रैली के दौरान तकरीबन 4 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावनाएं बताई गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इतना बड़ा आंकड़ा दिया था तो इस पर बीजेपी और विपक्ष के लोगों ने सवाल खड़े किए थे दोस्तों। लेकिन आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके का जबरदस्त जन सैलाब है। यहाँ तक कि राहुल गांधी के लेफ्ट राइट दाएं बाएं हर तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ तक कि राहुल गांधी के मंच के सामने दूर तक केवल लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग इस ड्रोन शॉट में देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या ये तस्वीर बदलाव के संकेत दे रही है या फिर इसे आप किसी और तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। आपकी जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर 83 साल के बाद फिर एक तस्वीर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गई है। आपको बता दें कि 83 साल पहले महाराष्ट्र के सेनगांव में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक साथ पदयात्रा करते हुए दिखाई दिए थे दोस्तों। वो तस्वीर भी साझा करते हुए लोगों ने लिखा कि 83 साल के बाद फिर से वो तस्वीरें सामने आ गई है, फिर से यादें ताजा हो गई है, जिसमें राहुल गांधी के साथ में महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी की तस्वीर भी शेयर की जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी और तुषार गांधी हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे के साथ पदयात्रा करते दिखाई दे रहे हैं और नेहरू गांधी की तस्वीर के साथ में इस तस्वीर को वायरल कराया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर की माने तो महाराष्ट्र के अंदर ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी की रैली को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा कि महाराष्ट्र इतिहास लिखने जा रहा है। ये यात्रा मास मूवमेंट में बदल चुकी है। छत्रपति शिवाजी महाराज और गंजन महाराज की भूमि पर ये जबरदस्त मूवमेंट चल रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत आज इंदिरा गांधी की जयंती पर नारी शक्ति का किया जाएगा प्रदर्शन। 90% महिलाएं राहुल गांधी के साथ में वॉक करती दिखाई देंगी दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट ये है कि बीजेपी ने 89 विधानसभा क्षेत्रों पर अपने कई सारे नेताओं को मैदान में उतारा था दोस्तों। सभी राज्य के लगभग मुख्यमंत्री बीजेपी के और केंद्रीय मंत्रियों ने प्रचार प्रसार किए थे और ये सारे के सारे देश भर के मुद्दे गिरवा रहे थे, लेकिन गुजरात के स्थानीय मुद्दों को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहे थे। जेपी नड्डा बयान देते कि कांग्रेस पार्टी ने लड़ाया, मोदी युग ने सबका विकास किया। वहीं योगी आदित्यनाथ मोरबी में चुनाव प्रचार करते हुए बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे दोस्तों और देश के मुद्दे गिनवा रहे थे, जबकि गुजरात के मुद्दे पर बीजेपी का कोई भी नेता बयान ज्यादा देता दिखाई नहीं दिया दोस्तों। बड़ी बात यह है कि ज्यादातर बीजेपी के नेता केवल कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रहे थे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, जहां पर हार्दिक पटेल जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए थे बीजेपी में और उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी में उनका बड़ा सम्मान किया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने उनको उनकी असली हकीकत दिखा दी है। आपको बताते चले कि अपने नामांकन भरने के लिए पहुंचे हार्दिक पटेल को बीजेपी ने कोई भाव नहीं दिया दोस्तों। दरअसल हार्दिक पटेल बीजेपी के वो नेता थे जिन्होंने अपना नामांकन तो दाखिल किया, लेकिन उनके साथ में बीजेपी का कोई भी नेता मौजूद नहीं था, अकेले नामांकन भरने गए। दरअसल गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव के मद्देनजर हार्दिक पटेल मैदान में उतरे हुए दोस्तों और उनको बीजेपी ने जिस सीट पर उम्मीदवार बनाया है वो सीट कांग्रेस पार्टी की है और इस सीट पर बीजेपी पिछले कई बार से चुनाव नहीं जीती है। तो हार्दिक पटेल को एक तो सीट सबसे टफ दी गई है और दूसरी बड़ी बात कि बीजेपी का कोई नेता उनके साथ दिखाई नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा में हार्दिक पटेल को बीजेपी के लोग अकेले छोड़कर चले गए दोस्तों। हो सकता है सम्मान के चक्कर में अपनी ये सीट भी ना बचा पाए हार्दिक पटेल। वहीं आपको बता दें कि अल्पेश ठाकुर जो पहले 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में वो बीजेपी ज्वाइन कर गए थे, उनके नामांकन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे हैं। अल्पेश ठाकुर ने गांधीनगर दक्षिण सीट से अपना उम्मीदवारी भरा है दोस्तों। अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले अल्पेश ठाकुर के साथ में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे और उन्होंने अपना
अपना नामांकन दाखिल करवाया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2019 के चुनाव में उत्तर गुजरात की राधनपुर सीट से उपचुनाव में मैदान में उतरे थे अल्पेश ठाकुर और बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गए थे। तो भाजपा के पुराने नेता हो गए दोस्तों, तो उनके साथ में मुख्यमंत्री नजर आए, लेकिन हार्दिक पटेल को बीजेपी का कोई भी नेता भाव देता हुआ दिखाई नहीं दिया है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो मोरबी हादसे पर दिग्विजय सिंह ने बयान देते हुए कहा कि मोरबी हादसे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन भाजपा के लोग इस्तीफा देने की जगह मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर बीजेपी का एक और नेता बागी हो गया है दोस्तों। आपको बता दें कि अब तक बीजेपी के 6 नेता बागी बताए जा रहे हैं, जो पोटेंशियल कैंडिडेट है, जो अपनी सीट पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी के सूरत पूर्व से उम्मीदवार कंचन जरीवाल, जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था, उनसे अभी तक आम आदमी पार्टी के लोग संपर्क नहीं साध पा रहे हैं, वो आउट ऑफ रीच जा रहे हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के लोग उनसे फोन करके ये पूछने वाले थे कि आगे उनका क्या स्टैंड होगा, उनकी पार्टी क्या करेगी इस सीट पर, लेकिन अभी तक उनसे संपर्क नहीं साध पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। और ऐसे में देखते हैं किस उम्मीदवार को समर्थन किया जाता है, क्योंकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख भी बीत चुकी है। और आम आदमी पार्टी ने जो किडनैप करने का आरोप लगाया था दोस्तों, वो भी आरोप झूठा साबित हो गया है। इसके साथ में बीजेपी के पूर्व नेता मधु श्रीवास्तव ने बयान देते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किया था और कहा था कि घर में जाकर गोली से मार दूंगा, यानी जो लोग मेरे कार्यकर्ता को परेशान करेंगे उसके घर में जाकर गोली मार दूंगा। इस तरीके का बयान मधु श्रीवास्तव ने दिया था, जो बीजेपी के पूर्व एमएलए है दोस्तों। उसके बाद अब इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। कलेक्टर से पूछा गया है कि आप पूरी जानकारी दीजिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस संदर्भ में बयान दिया गया है, उस बयान के क्या मायने हैं, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बीजेपी के पूर्व नेता को क्या इलेक्शन कमीशन चुनाव से बाहर का रास्ता दिखाएगी दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। इसके साथ में बीजेपी नेताओं को औकात दिखाने की धमकी देकर बोले कांग्रेस पार्टी के विधायक, कहा माँ का दूध पिया है तो सामने आकर संवाद करे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर भी जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से सीधे मध्य प्रदेश आने वाली है और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक काफी एग्रेसिव हो गए दोस्तों। बुधवार को बंडा से कांग्रेस पार्टी के विधायक तरवर सिंह लोधी ने बंडा नगर के बड़ा चौराहे पर आम सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया है और उनके सामने आने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरे सामने आओ, मैं बताऊंगा तुम्हारी औकात क्या है। इस तरीके का बयान देकर उन्होंने जबरदस्त तरीके से भाजपाइयों को निशाने पर लिया। और एक और बड़ी खबर की माने तो दिग्विजय सिंह ने गुजरात में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के अहंकार को लेकर बयान देते हुए कहा कि मोदी अहंकार में डूबे हैं, अहंकार रावण का भी नहीं चला, ना आपका चलेगा। इस तरीके का बयान उन्होंने देकर गुजरात की राजनीति में हड़कंप मचा दिया दोस्तों। बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी का अपमान बता रहे हैं और रावण से तुलना करना बता रहे हैं। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, लिखिएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की माने तो आजम खान को एक और बुरी खबर का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। सबसे पहले उनको अपनी सीट रामपुर की विधानसभा सीट गंवानी पड़ी थी और अब उससे बुरी बात यह है कि अब वो वोट भी नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया दोस्तों। इसके पीछे कारण दिया गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें धारा 16 में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि किसी भी अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे में आजम खान का नाम भी मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया दोस्तों, काट दिया गया है, जिस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने कोर्ट का आदेश और आयोग के नियमों का हवाला देते हुए बातें कही है। साथ साथ आपको बता दें कि गुजरात के अंदर पोल ड्यूटी इंस्टा पोस्ट पर चुनाव आयोग सख्त अधिकारी को पर्यवेक्षक पद से हटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने बताया पब्लिसिटी स्टंट। उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी अभिषेक सिंह ने अहमदाबाद, बापूनगर और असरवा में 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने का पोस्ट डाल दिया था दोस्तों, तस्वीर खींचकर डाल दी थी। ऑब्जर्वर बनाए गए थे, तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। साथ साथ आपको बता दें कि मैनपुरी बाई इलेक्शन को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आदित्यनाथ योगी की सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकारी संपत्ति मोदी जी या योगी जी के पुरखों की संपत्ति नहीं है, ये संपत्ति देश के खून और पसीनों से बनी हुई संपत्ति है, इसे बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकारें सरकारी संपत्ति को बेच रही है। इसके बाद उन्होंने मैनपुरी के चुनाव को लेकर नया नारा दिया। उन्होंने कहा मुलायम सिंह यादव के सम्मान में डिम्पल यादव मैदान में। दरअसल दोस्तों बड़े मात्रा में शाक्य वोटर हैं इस सीट पर, यानी यादव समाज के वोटों के बाद शाक्य समाज के वोट काफी ज्यादा है और इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतारा है और बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करके शाक्य वोटर को भी साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में देखते हैं समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा जन समर्थन मिलता है। एक और बड़ी खबर की माने तो वसांदा के विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अनंत पटेल की जनसभा प्रचंड जन समर्थन इकट्ठा कर रही है दोस्तों, यानी उनकी सीट तो लगभग कंफर्म दिखाई दे रही है और जिस तरीके का जन सैलाब दिख रहा है, इसके आसपास की सीटें भी उनके चुनाव लड़ने से प्रभावित हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि केसीआर की पार्टी के कार्यकर्ता ने अपमानजनक टिप्पणी मामले में बीजेपी के सांसद के घर पर हमला बोल दिया, इस तरीके का आरोप लगा है। टीआरएस के कार्यकर्ता ने निजामाबाद में बीजेपी के सांसद धर्मपुरी अरविंद के बंजारा हिल्स स्थित आवास पर पथराव किया था और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया था, इस तरीके का आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी कांग्रेस पार्टी ने नया नाम दिया है, एकनाथ शिंदे को पीसीएम लिखा गया है दोस्तों। और इस हेडिंग के नीचे कांग्रेस पार्टी ने टैगलाइन इस्तेमाल किया है 50 खोके एकदम ओके, यानी जब गुवाहाटी के अंदर एकनाथ शिंदे समर्थक विधायक पहुंचे थे तो वहां
पर पैसे से इन लोगों को खरीदने की बातें चल रही थी दोस्तों। कई सारे विधायक दावा कर रहे थे कि 50 करोड़ का ऑफर दिया गया है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में आकर सरकार पलट गई और बाद में जब विधानसभा में बहुमत पेश करने के बाद सारे नेता निकलकर बाहर आ रहे थे तो विपक्ष के लोगों ने यही नारा लगाया था, 50 खोके एकदम ओके। और धीरे धीरे ये टैगलाइन जनता के बीच में भी काफी पॉपुलर होती जा रही है दोस्तों। देखते हैं जनता इस मामले पर किस तरीके का रिस्पॉन्ड आगे करती है। साथ साथ डिम्पल यादव के खिलाफ नहीं मिला मैनपुरी से टिकट। अब बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी अपर्णा यादव का नाम नहीं रखा है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का नाम मैनपुरी के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी आगे कर सकती है, इस तरीके की चर्चाएं चल रही थी दोस्तों। लेकिन यादव परिवार का कोई भी दूसरा कैंडिडेट मैदान में नहीं उतरा हुआ है जो सीधे तौर पर डिम्पल यादव को फायदा पहुंचाएगा। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपर्णा यादव का नाम न तो कैंडिडेट के तौर पर रखा है और न ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा है। तो मैनपुरी की ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए काफी आसान सीट हो गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया। 13 दिनों की कस्टडी के बाद अब जेल में भेजने की तैयारी चल रही है दोस्तों। बीजेपी शासित राज्य क्या दूध के धुले हैं। हेमंत सोरेन का ऐलान, कहा ईडी की कार्रवाई एक तरफा हुई तो होगा विरोध। आपको बता दें कि ईडी ने दूसरी बार उनको नोटिस भेजा था, जिस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंसियों की छापेमारी और कार्रवाई सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों के अंदर ही क्यों हो रही है, क्या बीजेपी शासित राज्य दूध के धुले हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो वो किसी भी तरीके से कार्रवाई में सहयोग नहीं करेंगे और विरोध भी यहाँ तक की करेंगे। तो कुल मिलाकर उन्होंने पूरी तरीके से विरोध के सुर और ज्यादा तेज कर दिए हैं दोस्तों। बीजेपी ने तेलंगाना में भेजा था शिंदे मॉडल, लेकिन हमने कर दिया विफल। केसीआर की बेटी ने बड़ा दावा किया। आपको बता दें कि के कविता ने कहा कि बीजेपी के दोस्तों द्वारा हमारे लिए प्रस्ताव लाया गया था कि मैं पार्टी में शामिल हो जाऊं। मैंने उनसे कह दिया कि तेलंगाना के लोग अपनी पार्टी और अपने नेताओं के साथ विश्वासघात नहीं करते। हम पिछले दरवाजे से नहीं बल्कि अपने बल पर नेता बनेंगे। यानी दोस्तों केसीआर की बेटी को भी बीजेपी के लोगों ने अप्रोच किया था और उनको कोई पॉलिटिकल पद देने के एवज में पार्टी में फूट कराने के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा गया था। इस तरीके से संकेत उन्होंने दिए हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की राजनीति तेलंगाना में की गई थी। और उसके बाद तेलंगाना पुलिस ने एक्टिव कार्रवाई करते हुए कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया, यहाँ तक कि बीजेपी से उनके लिंक भी मिले हैं। साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे। वहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का नाम अब समाप्तवादी पार्टी हो गया है, जिस पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को सबसे पहले अपने क्षेत्र सिराथू विधानसभा में जाकर अपनी स्थिति को मजबूत करनी चाहिए। यहाँ पर आकर इस तरीके का बयान देने से जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ साथ दिल्ली में बीजेपी तेलंगाना मॉडल पर काम कर रही है दोस्तों। जैसे बीजेपी ने हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव में अपने बड़े बड़े सूरमाओं को मैदान में उतारा था, एक बार फिर से दिल्ली के चुनाव में नगर निगम के चुनाव में बीजेपी जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह, 12 केंद्रीय मंत्री और योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री से प्रचार कराने जा रही है। यानी दिल्ली के नगर निगम के चुनाव को भी एक राज्य के चुनाव के तौर पर बीजेपी ट्रीट कर रही है दोस्तों। और ऐसा ही एक मामला हैदराबाद में भी देखने को मिला था, जब चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी ने बड़े बड़े लोगों को मैदान में उतारा था, लेकिन अंततः रिजल्ट AIMIM और केसीआर की पार्टी के पक्ष में गया था। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का माहौल रहता है। वहीं पर पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी 21 नवंबर यानी परसों राजकोट और वसांदा में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसकी तैयारी के लिए अनंत पटेल ने भी लोगों से एकजुट रहने के लिए कहा है। कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में आने के लिए आमंत्रण भी किया गया है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट की माने तो MCD चुनाव के मद्देनजर कैश फॉर टिकट मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक से जुड़े हुए ये दोनों लोग थे जिन पर टिकट बेचने का आरोप लगा था और बाद में गिरफ्तारी हो गई। और गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट ने इस मामले पर दोनों को जेल भी भेज दिया है। साथ साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि वक्त आ गया है अगली पीढ़ी को मौका देने का। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पार्टी की कमान युवाओं की अगली पीढ़ी को सौंपी जाए। अब पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा इसका फैसला 5 दिसंबर को चुनाव के मद्देनजर होगा। इस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोई भी नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाली पार्टी और इसीलिए सबके लिए ओपन है, कोई भी आकर नॉमिनेशन भरे और इलेक्शन लड़े। वहीं हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव के बाद अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव के जैसे ही MCD का चुनाव हो रहा है दोस्तों। यानी नगर निगम के चुनाव भी ऐसे लड़े जा रहे हैं जैसे दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा हो। बीजेपी के लोग एक के बाद एक नए दिन आकर कोई ना कोई खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। एक और दावा बीजेपी के लोगों ने किया है। वीडियो जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल के करीबी नेता मुकेश गोयल पर जेई से पैसा मांगने का आरोप लगाया गया है। समित पात्रा ने स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी करते हुए कट्टर भ्रष्ट पार्टी के कट्टर भ्रष्ट नेता मुकेश गोयल आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, इस तरीके की बातें कही है दोस्तों। आम आदमी पार्टी और बीजेपी जहां पर एक और MCD के चुनाव को लेकर एग्रेसिव कैंपेन कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी पुराने नेताओं के रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरी हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार बीजेपी के MCD इलेक्शन में जबरदस्त तरीके से शिकस्त दी थी, लेकिन उसके बाद से आम आदमी पार्टी आज तक बीजेपी को MCD में चुनाव नहीं हरवा पाई है। देखते हैं इस बार के नतीजे किस तरीके के रहते हैं। और एक और बड़ी अपडेट यह है कि विरासत साख ख्वाब मैनपुरी उपचुनाव में किस पर
पर इस पार्टी ने लगाया है दाव और किसको मिलेगा सबसे ज्यादा समर्थन, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। दोस्तों आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट के मद्देनजर सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या बीएसपी अपना कोई उम्मीदवार उतारेगी, जिसके बाद बीएसपी ने फैसला लिया है कि कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि जो दलित वोट है अगर वो बीजेपी के साथ में चलेगा तो मुकाबला कड़ा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद मैनपुरी क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है तो यहाँ पर हराना समाजवादी पार्टी को लगभग असंभव है। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो गुजरात के चुनाव के मद्देनजर कोस्टल एरिया के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। दोस्तों दरअसल मछुआरे लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टी से कहा है कि आप पाकिस्तान के मुद्दे पर भी हमसे वादा करिए, क्योंकि पोरबंदर के सैकड़ों मछुआरों को पाकिस्तान की जेल में बंद किया गया था, उन पर गैर कानूनी तरीके से मछली मारने का आरोप लगाया गया। दोस्तों इसके बाद अब ये विधानसभा का मुद्दा भी बनता जा रहा है। साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी में खींचतान जारी है। हिंदू महासभा को बताया महात्मा गांधी का हत्यारा। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले सियासत गर्म हो गई है। राहुल गांधी के सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर दोस्तों एक तरीके से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी रिस्पॉन्ड कर रही है, जहां पर हिंदू महासभा भी जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव नजर आ रही है। साथ साथ सावरकर पर राहुल गांधी के दिए गए बयान के बाद क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अपने आप को अलग करेगी उद्धव ठाकरे गुट, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों दरअसल उद्धव ठाकरे गुट के बड़े नेता अरविंद सावंत ने मीडिया से बात करते हुए इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि हम इस पर विचार कर सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर स्पष्ट कर दिया था कि सावरकर ने देश की स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं दिया है, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की कोशिश की थी और इसीलिए हम उनको स्वतंत्रता सेनानी नहीं कह सकते हैं। राहुल गांधी ने पूरा का पूरा एक लेटर दिखाया था। इसके बावजूद दोस्तों शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और शिवसेना एकनाथ शिंदे दोनों के दोनों कांग्रेस पार्टी के इस बयान पर लगातार हमला कर रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के लोग भी एग्रेसिव, उन्होंने कह दिया है कि हमारे नेता ने जो भी बयान दिया है बिल्कुल ठीक बयान दिया है, क्योंकि तथ्यों की बात की गई है तो हम अपने नेता के साथ में है, और अगर इसके परिणाम स्वरूप हमारा गठबंधन भी टूट जाए या फिर कोई नेता अलग जाने की कोशिश करेगा तो हम उसे रोकेंगे नहीं। आप लोग दोस्तों इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो सावरकर को अपना स्वतंत्रता सेनानी बताता है और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानता है सावरकर को, क्या दोनों के बीच में जो टकराव चल रहा है क्या इसका राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? और क्या राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था, या फिर जो सच है वो बोलना चाहिए, चाहे इसके लिए नुकसान होना हो तो हो जाए? और एक और बड़ी खबर यह है कि प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलने पर बवाल, बीजेपी ने भगवान पटेल को धनेरा सीट से प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद असंतुष्ट मावजी देसाई ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, नामांकन भी दाखिल कर दिया गया दोस्तों, और खुलकर मैदान में सामने आ गए हैं। वहीं पर चुनाव बहिष्कार का डर सताने लगा है। गुजरात के नर्मदा क्षेत्र के अंदर सामोद के ग्रामीणों ने एक मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि हम लोग अपना वोट नहीं देना चाहते हैं। ढोल नगाड़े के साथ में उन्होंने लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि 5 साल तक अपने गांव के विकास के मुद्दे पर हम लगातार लड़ते आए हैं, किसी भी प्रत्याशी ने हमारा समर्थन नहीं किया, हमारे गांव का विकास नहीं किया, और एक बार फिर से चुनाव प्रचार करने के लिए हमारे गांव में आ रहे हैं तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि गुजरात के ही एक और बीजेपी के नेता ने खुलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि टिकट नहीं मिलने पर केसौद के पूर्व विधायक अरविंद लदानी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी से लगातार बगावती नेताओं की लाइन बढ़ती जा रही है दोस्तों, और सारे के सारे निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं। और क्योंकि पूर्व विधायक रहे हैं तो अच्छा खासा वोट उनके खाते में भी जाएगा, तो इस सीट पर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेताओं को फायदा पहुंच सकता है दोस्तों। वहीं पर अरविंद केजरीवाल के मांगरोल दौरे से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के लोगों में जबरदस्त फूट देखने को मिली है। अपने ही नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है दोस्तों। ये सारे के सारे लोग अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ जो वादा किया था उन सभी वादों पर केवल धोखा किया गया है, कुछ और नहीं किया गया, उनको केवल मूर्ख बनाया गया है। साथ में लाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे कर दिए थे, लेकिन जैसे ही हम लोग साथ में आए वैसे ही इन वादों को ठुकराते हुए अरविंद केजरीवाल ने हमको अलग थलग कर दिया है। साथ साथ आपको बता दें कि बिहार से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों के दोनों उपचुनाव में एक साथ प्रचार प्रसार करते दिखाई देंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछली बार गोपालगंज और मोकामा के अंदर सीट पर चुनाव हुए थे और यहाँ पर एक सीट महागठबंधन के हाथ से चली गई थी दोस्तों। और इस बार किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाहते और जेडीयू उम्मीदवार को चुनाव जिताने के लिए आरजेडी भी पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव खुद प्रचार करेंगे। बीजेपी की ओर से एलजेपी के नेता चिराग पासवान भी प्रचार में आने वाले हैं दोस्तों। वही आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम एक टीवी चैनल पर सावरकर को महानायक बता रहे थे। ऐसी आजादी आपको सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है, लोगों ने कह दिया। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, राहुल गांधी के बयान से अलग इस तरीके का बयान दे रहे हैं और सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट ये है कि 23 नवंबर को कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाएगी। 23 नवंबर को 6 बजे बोदरली बस स्टैंड पर ये यात्रा पहुंचने वाली है और उसके बाद लगातार ये यात्रा चलती रहेगी। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को पिपलेश्वर बालाजी मंदिर में जाकर ये यात्रा समाप्त होने वाली है। उसके बाद राजस्थान में एंटर करेगी। तो एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। 5 दिसंबर तक ये यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भारत जोड़ो यात्रा काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है और राहुल गांधी क्योंकि अब हिंदी हार्टलैंड में आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, तो देखते हैं किस तरीके
तरीके से जन समर्थन उनको मिलता है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।